तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी आपको अलग अलग चैनलों पे शायद 2 बार तो इस पूरी घटना को मैंने कवर किया था और एक बार सम सर ने भी कवर किया। अब बड़े बड़े चैनल अगर इस घटना को कवर कर रहे हैं, जैसे आज तक हो गया, क्राइम तक हो गया, तो जाहिर सी बात है घटना बड़ी गंभीर थी। मामला ऐसा था कि इसमें प्रधानमंत्री को खुद संज्ञान लेना पड़ा। मोदी जब बनारस के दौरे पे जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ के कमिश्नर साहब से पूछते हैं कि इस मामले में क्या अपडेट है, सबसे पहले मुझे जानकारी दी जाए। पक्ष विपक्ष हर आदमी का जो नज़रिया था इसमें बड़ा क्लियर था कि जो आरोपी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो लड़की है उसके साथ इंसाफ हो, क्योंकि शायद ऐसी जघन्य घटना इस देश में बहुत कम देखने को मिलती है। तमाम तरीके से चीज़ें चल रही थी, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी बात निकल के सामने आती है जिसने इस पूरी कहानी को पलट के रख दिया। जो लोग अब इस घटना को जान रहे हैं, इस घटना को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अब उनके जहन में एक सवाल है कि क्या किसी लड़के को फंसाना इतना आसान है? क्या किसी लड़के के पाँव में गोली मरवा देना इतना आसान है? अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आप पूरी घटना जानिए, फिर आप खुद डिसाइड कीजिए। दरअसल बात 6 तारीख की है, 6 अप्रैल साल 2025, यानी 12 दिन पहले की। 6 अप्रैल साल 2025 एक जगह लगता है लालपुर पाड़ेपुर, बनारस में। यहीं के एक थाने में एक FIR दर्ज होती है। FIR में जो पीड़िता थी एक 19 साल की लड़की थी। पुलिस वाले पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, क्योंकि FIR तो तभी दर्ज होगी। तब लड़की अपनी पूरी कहानी बताती है और साथ ही उस पूरी कहानी में उसके माँ बाप भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। पूरी कहानी की जो शुरुआत है वो 28 तारीख को होती है। लड़की अपना घर खर्च चलाने के लिए स्पा सेंटर में काम किया करती थी। इसी दौरान कई बार ऐसा होता था कि 2-2, 3-3 दिनों के लिए वो बाहर निकलती थी और वापस नहीं आती थी। ये उसके काम का हिस्सा है, उसके परिवार के हिसाब से। बहरहाल लड़की बालिग है तो घर आए ना आए हम आप क्या बोल सकते हैं। 28 तारीख को अपने घर से वो निकलती है। निकलने के बाद काम पे चली जाती है। 29 तारीख आ जाती है, लड़की लौट के आई नहीं। परिवार वालों को लगा कि भाई अक्सर ऐसा होता है तो आज भी ऐसा हो गया, तो क्या परेशान होना। फिर 30 तारीख, फिर 31 तारीख, फिर 1, फिर 2, फाइनली 6 दिन बाद वो लड़की लौट के अपने घर वापस आती है। जब लड़की घर वापस आती है तो लड़की की हालत ऐसी थी, और आमतौर पे घर वाले जब देखें कि लड़की इतने दिन गायब तो पहले नाराज़ होंगे। जब अपनी लड़की को वो देखते हैं तो सबसे पहले नाराज़ होते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, पूछते हैं कि तुम कहाँ थी, कहाँ चली गई थी, फ़ोन क्यों नहीं किया। इसके बाद लड़की रोने लगती है। जब लड़की को रोते हुए माँ बाप देखते हैं तो फिर उनका भी कलेजा फटता है कि क्या हुआ। पूछा गया तब लड़की कुछ बताती नहीं, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, खाना पीना छोड़ देती है। माँ बार बार जाके पूछती तो लड़की गुस्सा के कहती कि जाओ यहाँ से। लेकिन धीरे धीरे जब माँ ने ज़बरदस्ती की, पूछा, अपनी कसम वगैरह दी, तब लड़की ने पूरी कहानी बताई। दरअसल 29 तारीख को ही ये लड़की वापस लौट रही थी। वापस लौटने के दौरान रास्ते में एक राज नाम का शख्स मिलता है। मिलने के बाद इसको बहला फुसला के अपने साथ होटल लेके जाता है। होटल ले जाने के बाद उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, वो भी ज़बरदस्ती। ये FIR में लिखा है। फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद उस लड़की का अश्लील वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद उस लड़की को छोड़ देता है। इसी दौरान 2 लोग और आ जाते हैं। आने के बाद वो दोनों लोग ज़बरदस्ती करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरे साथ तुमने फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया, तो वीडियो तुम्हारा वायरल कर दिया जाएगा। इन दोनों लड़कों का नाम समीर और आयुष था। इन दोनों लड़कों ने भी फिर उस लड़की के साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद लड़की जो है उसका वीडियो बना लिया जाता है, और फिर कुछ और लोग। इसके बाद सुहेल आता है, फिर अनमोल आता है, फिर दानिश आता है। इस लड़की को अपने साथ ये लोग लेके जाते हैं कैफ़े में, फिर इसको छोड़ देते हैं। फिर एक दूसरा लड़का मिलता है। मिलने के बाद फिर वो लड़का इस लड़की के साथ गलत काम करता है। फिर ये लड़की परेशान होकर वहाँ से जैसे तैसे करके अपने आप को अलग करवाती है। फिर एक लड़का IT मॉल में ले जाता है, वहाँ इसके साथ गलत काम करता है, फिर इसको छोड़ देता है।
फिर इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। इसके बाद वो लड़का इसको लेके 80 घाट के आसपास जाता है, वहाँ पे इसके साथ गलत काम करता है। फिर एक लड़का मिलता है, इसको लेके कॉन्टिनेंटल कैफे जाता है, जिसका जो मालिक था अनमोल अग्रवाल। अनमोल इसको अपने साथ लेके जाता है और ले जाने के बाद इसके साथ फिर गलत काम करता है, फिर इसको छोड़ दिया जाता है। फिर एक कार वाला आता है, इसको अपने कार में बैठाता है, उसमें पहले से 3-4 लोग मौजूद थे, वो भी इस लड़की की इज्जत लूटते हैं। बारी बारी से अलग अलग जगहों पे 23 ऐसे लड़के थे जिन्होंने मल्टीपल टाइम इसके साथ गैंगरेप किया, इसका वीडियो बनाया, वीडियो वायरल करने की धमकी दी और साथ ही बार बार इसके साथ फोर्सफुली सेक्स किया। अब ये पूरी कहानी जब निकल के सामने आई और इस घटना के बारे में जब मीडिया को खबर लगी, तो चाहे मैं हूं, चाहे और चैनल बड़े बड़े, हम तमाम लोगों ने अपनी जी जान लगा दी, मैं भी उसमें शामिल हूं। हमने पूरी कोशिश कर ली कि जैसे हो सके सबसे पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए जिनके ऊपर आरोप लगा है। हमारे जैसे लोग, चाहे मैं हूं, चाहे बड़े बड़े चैनल हो, ये अधिकार होता है और खासकर पुलिस वाले इसमें बड़ा कॉपरेट करते हैं। जब जानते हैं कि ठीक ठाक चैनल है, फ़ोन कर रहे हैं, तो FIR में क्या है वो भी बता देते हैं। आपका बात व्यवहार अगर अच्छा है तो भेज भी देते हैं उसकी कॉपी कि आप सही कॉपी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपको जो खबर चलाइए, आप गलत खबर मत दीजिए। लेकिन ना ही मैंने और ना ही संसार के किसी भी चैनल ने, कोई भी हो, बड़ा छोटा, किसी ने भी हिम्मत या फिर इतनी जहमत ही नहीं उठाई कि FIR कॉपी एक बार मंगा के पढ़ ले। जो कुछ सुना, एक खबर से दूसरी खबर, दूसरी खबर से तीसरी खबर, फिर ट्विटर पे कुछ पोस्ट हमने खंगाल लिए, फिर अलग अलग सोशल मीडिया पे, और हम न्यूज़ चैनल वाले होके भी सोशल मीडिया के हिसाब से अपनी कहानी बताते रहे आपको, क्योंकि FIR में यही चीज़ें लिखी थी। पूरी FIR हमने बारीकी से पढ़ी भी नहीं, जो मोटा मोटी हेडलाइन निकल के सामने आई हमने उसको चलाना शुरू किया। अब मेरा तो चैनल छोटा है, लेकिन जो बड़े बड़े चैनल हैं जिनको मिलियंस में लोग सब्सक्राइब करके बैठे हैं, अलग अलग चैनल हैं, तो 1-2 करोड़ लोगों ने तो इस घटना को देख लिया। उसके बाद इस घटना के न्यूज़ का आर्टिकल लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू किया। किसी ने सरकार की गलती दी, किसी ने लड़कों की गलती दी, किसी ने कुछ और किया, जिसकी जैसी दिलचस्पी थी उसने ऐसा काम किया। मामला इतना हाईलाइटेड हो गया कि फिर धीरे धीरे हम ही ने ट्रायल कराते कराते पुलिस पे इतना प्रेशर बना दिया कि पुलिस न चाहते हुए भी एक्शन मोड में आती है। उन आरोपियों के वकील क्या कहते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूं। वकील साहब का कहना है कि पुलिस इस कदर दबाव में आती है कि फौरन घरों पे जाके उन लड़कों को गिरफ्तार करती है, और मीडिया को कंटेंट देने के लिए पुलिस ने ये दिखाया कि ये लोग भाग रहे थे, हमने इनको अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही परिवार वालों ने देखा कि उनके घर के बच्चों को उठाया गया, परिवार वाले भागते हैं वकील साहब के पास। वकील साहब फौरन थाने आते हैं कि भाई FIR जब ऐसी है तो आपने गिरफ्तार क्यों किया। पता चलता है थाने में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, यानी गिरफ्तार करके कहीं और इनको रखा गया कि हम कोई जानकारी इनसे चाहे जैसे निकलवा लें और अपना मामला क्लियर करा लें, चूँकि मीडिया का ऐसा ट्रायल था। इसी बीच प्रधानमंत्री जी का भी दौरा था, उन्होंने भी जहमत नहीं उठाई कि भाई एक बार FIR हम पढ़ लें कि क्या मामला है। फिर कुछ कहे, एयरपोर्ट पे उतरते उन्होंने कमिश्नर को हड़का दिया, कहा कि फौरन जांच पड़ताल कराओ। अब कमिश्नर को ये जब मोदी जी कह दें तो फिर जाहिर सी बात है, क्या पक्ष क्या विपक्ष, क्या सही क्या गलत, भैया फौरन एक्शन लो। फटाफट तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी गिरफ्तारी दिखाई गई, जबकि गिरफ्तार पहले भी हो गए थे। उसके बाद फिर गलीमत रही कि किसी के पाँव वाव में गोली नहीं मारी गई, नहीं तो चांसेस ऐसे केस में बनते कि पाँव में गोली मार दी जाती, हाफ एनकाउंटर की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, ये लोग चल ना पाए। वो भी शायद इसलिए कि पुलिस को पता था कि केस में दम है नहीं। अब ये तमाम चीज़ें चलती रही, धीरे धीरे मामला थोड़ा सा डाउन भी हुआ। इसी बीच जो परिजन थे आरोपियों के, वो कुछ चीज़ें इकट्ठा करते और चीज़ें इकट्ठा करने के बाद पहुंच जाते हैं पुलिस कमिश्नर के पास, क्योंकि थाने में सुनवाई हो नहीं रही थी, SP साहब से बात बनी नहीं। तो ये हुआ कि भाई चलो कमिश्नर साहब के पास, और कुछ मीडिया के कैमरों को लेके जाते हैं ताकि जो बात है मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंच जाए। अब कमिश्नर साहब के पास पहुंचने के बाद इन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया। सबसे पहले हर आरोपी का जो घर वाला होता है यही बोलता है कि भाई मेरा बच्चा बेकसूर है। इन्होंने भी बोला। कमिश्नर साहब ने कहा कि यार जांच पड़ताल हो रही है। इसी बीच
एक और चीज़ हुई। दरअसल हर रेप केस में सबसे पहला काम होता है कि मेडिकल करवाना। तो फिर इस लड़की का भी मेडिकल हुआ था। लड़की के हिसाब से 6-7 दिनों में 23 लड़कों ने अलग अलग टाइम पर रेप किया। अब जाहिर सी बात है, रेप है तो फोर्सफुली होगा तो इंजरी आएगी। प्राइवेट पार्ट में भी, अलग अलग जगहों पे भी चोट के निशान होंगे, मोच के निशान होंगे, खरोच के निशान होंगे। इस लड़की का मेडिकल तमाम टीमों द्वारा किया गया, बड़े बड़े एक्सपर्ट लग गए, इतना भी कहीं कोई इंजरी का निशान नहीं था और कहीं किसी फोर्सफुली सेक्स का निशान नहीं था। पहली चीज़, जब ये रिपोर्ट आई, परिजन ये रिपोर्ट कमिश्नर साहब को दिखाते हैं खुद कि साहब ये रिपोर्ट है, आप इसको देख लो। अब रिपोर्ट जब कमिश्नर साहब देखते हैं तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई, मोहित अग्रवाल साहब। इसके बाद क्या, परिजनों ने अपना अपना स्टेटमेंट देना शुरू किया। परिजनों ने भी भाई अपने हिसाब से मेहनत की थी, चूंकि पुलिस वालों ने तो एक तरफा कार्रवाई की ही थी। जब परिजनों ने मेहनत करके कुछ सबूत इकट्ठा किए तो पहला सबूत ये था कि लड़की के हिसाब से 28-29 तारीख से लेकर 2 तारीख तक इसके साथ रेप हुआ। 6 दिनों तक इसको बंधक बनाए रखा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि एक तरफ इस लड़की के साथ रेप हो रहा था, दूसरी तरफ ये लड़की सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही थी, वो भी अलग अलग जगहों की। चलिए हमने मान लिया कि ये तस्वीरें हो सकता है पुरानी हो, लेकिन जिस लड़की के साथ रेप हुआ हो या फिर रेप हो रहा हो, क्या वो सोशल मीडिया चला पाएगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर उस लड़की के पास फ़ोन आया, उसके हाथों में फ़ोन था, चूँकि FIR में ये बात बड़ी साफ कही गई थी कि फ़ोन छीन लिया गया, तो अगर इस लड़की के पास फ़ोन था तो ऐसे हाल में कोई भी लड़की होगी, किसी मुसीबत में होगी, तो पहले वो पुलिस को फ़ोन करेगी, घर पे फ़ोन करेगी या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगी? तो दूसरा सवाल ये है कि भाई सोशल मीडिया पे पोस्ट क्यों कर रही थी, पोस्ट हो चाहे नई हो चाहे पुरानी हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस पोस्ट में लड़की अलग अलग जगहों पे है, ये तो बात क्लियर हो गई। साथ ही FIR में जो कुछ लिखा था, और पहले दिन से मामला क्लियर था, बस हम लोग की गलती थी कि हमने FIR ध्यान से देखी ही नहीं। FIR में बड़ा स्पष्ट लिखा था कि लड़की पहले एक होटल जाती है, वहां से इसको छोड़ दिया जाता है, लड़की अकेले वापस आती है, इसी दौरान एक दूसरा लड़का मिलता है, इसको अपने साथ लेके जाता है, फिर वो रेप करता है, फिर वो छोड़ देता है। उसके बाद लड़की IT मॉल पहुंचती है, IT मॉल के पास इसके साथ गलत काम किया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। अब सवाल यहाँ निकल के सामने आए कि IT मॉल के पास तो पुलिस चौकी है, या फिर जब इसको छोड़ा गया तो IT मॉल के पास अच्छी खासी भीड़ रहती है, लड़की ने शोर क्यों नहीं मचाया, लड़की ने अपनी मदद क्यों नहीं की, घूमती रही। इसके बाद फिर एक और सवाल, एक चौथा जो मामला इसमें FIR में दर्ज किया गया कि लड़की को 80 घाट के पास भी लेके जाया गया, तो 80 घाट के पास तो भीड़ थी। अच्छा, 80 घाट पे इसने हंसते खेलते हुए अपने दोस्तों के साथ फोटो पोस्ट की थी। तो जो रेप करेगा आप उसके साथ फोटो कैसे पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया पे? जहां का ये मामला बताया जा रहा, वहां से 200-300 मीटर की दूरी पे उसकी सहेली का घर था। तो लड़की क्या अपने सहेली के घर नहीं जा सकती थी अपनी मदद मांगने के लिए? इसी बीच ये तमाम सबूत तो लोग दे ही रहे थे। 2 और फैक्ट निकल के सामने आए। पहला फैक्ट, एक महिला आती है और कहती है कि ये लड़की तो मेरे घर आई थी, क्योंकि वो लड़की उस महिला की जानकार थी। लड़की उस महिला के घर आती है, चूंकि ईद का मौका था, तो ईद के दिन सेवैयां भी खाती है, और जिस मौके पे आई थी और जिस हालत में आई थी, ऐसा लगा ही नहीं कि उसके साथ कुछ हो रहा था, क्योंकि वो हंसते खेलते आई, सेवैयां खाई, बैठी, हालचाल ली, फिर चली गई। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो क्या वो लड़की सेवैयां खाएगी? ये एक सवाल है। इसी बीच कुछ चैट आ गए एक लड़के जो आरोपी है और उस लड़की के बीच। उस चैट में ये लड़की कहती हुई नजर आ रही सामने से कि मैं तो कैफे आ गई हूं, और तुम कब पहुंच रहे हो, तुम लोग कब पहुंच रहे हो? तो एक तरफ लड़की ने अपने बयान में कहा था कि भाई मुझे जबरदस्ती बुलाया गया, और दूसरी तरफ खुद ये मैसेज करके पूछ रही है। तो 5 ये मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा है मुद्दा ये है कि लड़की के साथ किसी ने रेप किया, फिर उसको छोड़ दिया, लड़की घूमती टहलती रही, फिर कोई आता है रेप कर देता है। ये कोई सर पे टपली मारने जैसा कोई मामला है क्या? कि भाई एक ने टपली मारी, मैं सड़क पे और आगे बढ़ा, फिर दूसरे ने मार दिया, फिर मैं और आगे बढ़ा, फिर तीसरे ने मार दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है।
आपके साथ गलत काम हुआ, आपके साथ रेप हुआ, आप फ़ौरन भाग के अपने घर जाएंगे या फिर आपके लिए छोटी बात थी ये? इसके बाद क्या, दूसरे दिन रेप हुआ, फिर आप घूम रही हैं, 80 घाट पे जाके पोस्ट कर रही हैं, अपने दोस्तों के साथ रील बना रही हैं, सेवैयाँ खाने चली जा रही। यानी एक लड़की के साथ रेप हो रहा है, उसको इतना याद है कि यार हमने सेवैयाँ नहीं खाई है, सेवैयाँ खा लेती हूँ फिर आती हूँ। बहरहाल FIR में जो चीज़ें लिखी हैं, अगर वो चीज़ें आप जान लें और वकील साहब ने जो कुछ कहा और मोहित अग्रवाल साहब ने जो कुछ कहा, अगर वो चीज़ें सच हैं तो ये केस पूरी तरह फर्जी है। 23 के 23 लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की गई है। अगर परिजनों के पास इतने सबूत ना होते, आप दो चीज़ें बस हटा लीजिए, एक सोशल मीडिया पे वो लड़की पोस्ट ना कर रही होती, दूसरा चैट ना होते, तो फिर कोई ऐसा सबूत नहीं था जो इस लड़की को बेगुनाह साबित कर सके। मेडिकल रिपोर्ट में क्या आ रहा था, क्या नहीं आ रहा था, इसको लेके परिजन ज़्यादा हो हल्ला नहीं कर सकते थे। बच्चे फंस जाते, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, हम आप पूरी ज़िंदगी उनको गुनहगार मानते रहते। और इसके लिए तमाम चैनल भी जिम्मेदार हैं, मैं खुद जिम्मेदार हूं, और इसके लिए बिना किसी शर्त के सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं उन लड़कों के परिजनों से, आप लोगों से, कि मैंने खुद बिना FIR पढ़े आपको कहानी सुना दी। आधा जो कुछ आया उसको पढ़ा, ऐसा भी नहीं कि नहीं पढ़ा, लेकिन जो कुछ आया आधा अधूरा पढ़ा के बस ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसे ऐसे सुना दो। और इसके लिए मैं गुनहगार हूँ। और मेरा मानना है कि जितने भी चैनलों ने इन 23 लड़कों के खिलाफ कहानियाँ सुनाई हैं, उनको सबको माफ़ी मांगनी चाहिए, इनके परिजनों से, क्योंकि हमने ही ट्रायल कर करके उन बच्चों को फ़ौरन गिरफ्तार किया, क्योंकि मामला पहले दिन से ही जीरो था। खैर, अब देखते हैं इस मामले में लड़की के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि लड़की नाबालिग भी नहीं थी। एक मामला यहाँ ये बनता, अगर लड़की नाबालिग होती तो शायद अपनी मर्जी से भी होती तो भी फक्सो लगता। लड़की नाबालिग भी नहीं थी, माइनर भी नहीं थी, मानसिक रूप से विक्षिप्त भी नहीं है, स्पा सेंटर में काम करती है, 2-2 3-3 घर तक नहीं आती। परिजनों के लिए ये मामला नॉर्मल था, लड़की के साथ रेप होता रहा, फिर भी वो पोस्ट करती रही, ये भी नॉर्मल था। FIR में ये तमाम चीज़ें हैं, बाकी अब क्या बोलें। खैर, मुझे लगा आज इस कहानी के माध्यम से आपसे माफ़ी भी मांग लूँ कि जो मैंने गलती की, और आपको पूरी जानकारी भी देता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी कहानी अगर आप जानना चाहें तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।